फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो आपकी होने वाली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से जो आपके हाल ही में पेपर करवाए जा रहे हैं, तो उसी के पैटर्न से संबंधित ये आपकी वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है, मेरे चैनल के माध्यम से अभी लगभग 2 या 3 दिनों से मैं लगातार ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो भी जो है आपका पॉलिटी से संबंधित रहने वाली है। पॉलिटी और आपका जो भी हिस्ट्री होता है, जो जीके जीएस का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित ये 20 से 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और डेली ही जो है मैं ऐसे जो वीडियोस हैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा, ताकि जो आपके पेपर आगामी पेपर होने वाले हैं तब तक जो है आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपको पता चल जाए, जो नए अभ्यर्थी हों उनको पता चल जाए कि आयोग द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट निकाली जाती है वो मिलती है सबसे पहले। और मेरे चैनल के माध्यम से आपका जो भी ऑनलाइन जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से डालता रहता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने, घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो ये भी जो है आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत से पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के जो है पेपरों से ही उठाए गए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही पूछे गए हैं, क्योंकि इससे पहले आयोग द्वारा ऐसे पेपर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और राज्य विधानसभा। तो जो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको घटाने का जो मेन काम होता है वो करती है आपका संसद। संसद में क्या क्या आता है आपका, राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर आपके संसद बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय का जो भी कार्य क्षेत्राधिकार बढ़ाएगी वो करेगी आपका संसद, उसके काम को देखती है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको जैसे जानकारी होगी, दोनों आयोग आपका जो डेटों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, डेट से रिलेटेड, वो जरूर पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991 और 28 मई 1992। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28 मई 1990 को। ठीक है, 28 मई 1990 को आपका अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और ये जो है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये है आपका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इस जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो वो है आपका सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग आप लिख लीजिएगा, इसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ था। और इसका क्या कार्य है, कार्य भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कार्य है आपका केंद्र और राज्यों के जो बीच संबंध होते हैं उनको देखना, इसका कार्य होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो दोस्तों, जब आपको पता था कि भारत में आपका अंग्रेजी शासन था, तो उस समय जो है बहुत से भारत सरकार अधिनियम और आपके चार्टर एक्ट लागू किए गए सरकार को चलाने के लिए। तो उसी से संबंध जो है ये क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 4 ऑप्शन है, 1935, 1919, 1904 और 1858। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1935। इसका जो आपका मेन कार्य था वो था आपका प्रांतीय स्वायत्तता। और अगर बात की जाए कि आपका जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन कौन से अधिनियम के अंतर्गत था, तो वो था आपका 1919। ठीक है, ये 1919 के अंतर्गत आपका द्वैत शासन का आपका द्वैत शासन को जारी लागू किया गया था। और 1919 में और क्या किया गया था कि महिलाओं को आपको वोट देने का अधिकार 1919 के ही अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और भी एक और बात आप नोट कर लीजिएगा 1900 अधिनियम के अंतर्गत, कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था और एक प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल 1919 के एक्ट में दिया गया था। अगर बात की जाए 1935 का जो एक्ट है उसमें क्या किया गया था, 1935 के एक्ट में एक तो आपका प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, इसमें जो है आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आपका जो है जो बर्मा है आपका, बर्मा को भारत से अलग करके एक अलग देश घोषित किया गया था। कब, और बर्मा बना कब था, बर्मा बना था आपका 1937 में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। 4 ऑप्शन है, बंगाल, चेन्नई,
मुंबई और संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत को आप उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का आपका संविधान सभा में आपका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। टोटल कितनी सीटें थी? तो टोटल आपकी थी आपकी 389 सीटें थी, जिसमें से जो है आपकी 292 आपकी ब्रिटिश प्रांत की थी, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे और आपकी 93 आपकी देसी रियासतें थी 389 सीटों के अंतर्गत, ठीक है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उदाहरण हैं? ऑप्शन है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या सॉफ्टवेयर। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका आउटपुट। दोस्तों आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ये होता है आपका कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है या जैसे स्क्रीन होती है आपकी, तो उससे जो है आपको सामने कुछ दिखता है, आउटपुट से हर चीज़ आपको मिलेगी। और इनपुट ये होगा कि इनपुट ये होगा जैसे आपका जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आप क्लिक करते हैं तो उससे जो है वर्क किस में होता है? आपका मॉनिटर में होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, तो वो इनपुट हो जाता है। जैसे आप माउस को हिलाते हैं तो माउस कहाँ पर काम करता है? माउस जैसे आपका वायर है, वायर से कनेक्ट है कंप्यूटर से, तो माउस से जो है आपका कंप्यूटर में आपका जैसे स्क्रॉल या कुछ भी करते हैं तो कंप्यूटर में वर्क होता है, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। और जैसे प्रिंटर हो गया और स्क्रीन हो गया, तो स्क्रीन से विजुअल आपको बाहर दिखते हैं, प्रिंटर से आपका पेज बाहर निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है JSP का मतलब है? 4 ऑप्शन है, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल, जावा सिंपल पेजेस और जावा सिस्टम प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जावा सर्वर पेजेस। इसका सही आंसर है जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, रैम और रोम, माइक्रो प्रोसेसर और पेन ड्राइव। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को जो है एक फ्लैश ड्राइवर के रूप में भी आपका जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो है आपका डाक जो व्यवस्था प्रचलित हुई थी, तो उस सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उसका जो है विस्तृत वर्णन किया है। और इब्न बतूता कहाँ का आपका यात्री था? ये था आपका कहाँ का निवासी था? ये था आपका मोरक्को का, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये किसके समय आया था? ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT भी बोलते हैं, MBT। तो इसके शासनकाल में ये आपका भारत आया था। और इसकी एक फेमस पुस्तक है, कभी कभी वो भी पूछी जा सकती है, तो उसे बोल देंगे आप राहेला, रोहेला। रोहेला जो है इसकी एक फेमस पुस्तक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपका स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। और इसमें जो है आपका उड़ीसा में लगभग जो इन तीनों में जो है आपका लगभग जो क्षेत्र था इनका कितना था? आपका टोटल 19% भूभाग पर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कर कितना दिया जाता था इसमें? 10/11 आपका कर दिया जाता था। और आपका जो जमींदारों को जो कर दिया जाता था, जमींदारों को आपको कर दिया जाता था 1/11, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? 4 ऑप्शन है, C राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक और पट्टाभी सीतारमैया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने जो है आपका कांग्रेस का इतिहास पुस्तक लिखी है, ठीक है। अन्य कुछ पुस्तकें भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है आपकी इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। ये इंडियन स्ट्रगल आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की है, ठीक है। और एक हो गई आपकी इंडियन फिलोसफी, तो ये आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इंडियन फिलोसफी बुक है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ठीक है। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि क्योंकि सिक्कों से संबंधित जो है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से रिलेटेड में, अगर बात की जाए कि जो आपके कांच के सिक्के होते हैं या शीशे के सिक्के,
सीसा बोला जाता है। तो शीशे के सिक्के को किसने चलाया था? शीशे के सिक्के तो ये चलाया था आपका सात आंध्रवाहन वन ने। सात आंध्रवाहन आपके वंश था, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के आपके किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे। गुप्त काल आपने सुना होगा, तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो तब आपका आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्कों में आपका गुप्त और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों में आपका कुषाण हो जाएगा। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि अद्दा और बिक सिक्के किसने चलाए थे? अद्दा और बिक सिक्के किसने चलाए थे? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा और बिक सिक्के चलाए थे। और किस शासक ने आपका टका और जिंतल सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे? तो वो था आपका वो आप चलाए थे आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाते हैं किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और कौन से वर्ण में मिलता है? वो मिलता है आपके 10वें सूक्त में। ठीक है, 10वें सूक्त में आपका वर्ण शब्द का सर्वेट उल्लेख मिलता है। और इसी जो है आपके ऋग्वेद से अन्य क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो वो हो जाएगा आपका 9वां मंडल। ठीक है, और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका ऋग्वेद है उसके कौन से मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है? तो तब आप बोल सकते हैं चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका अकबर। तो दिल्ली सल्तनत के शुरू के उपरांत प्रभाव के उपरांत आपका सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था अकबर ने। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? 4 ऑप्शन है, नाना साहब, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के और कुंवर सिंह के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाना साहब के। अजीमुल्ला आपके नाना साहब के ये आपके सलाहकार थे। और अजीमुल्ला ने कहाँ से आपका 1857 की क्रांति का मोर्चा संभाला था? इन्होंने संभाला था आपका फतेहाबाद से इन्होंने आपका फतेहाबाद या फतेहपुर है, तो यहाँ से जो है इन्होंने आपका 1857 की क्रांति का मोर्चा संभाला था। और नाना साहब आपको पता ही है, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 की क्रांति शुरू की थी। रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी से थी। ठीक है, और कुंवर सिंह जी आपके जमशेदपुर से थे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? 4 ऑप्शन है, गोमती, घाघरा, कोशी नदी और सोन नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोन नदी, जो आपके जो है गंगा में बाएं ओर से नहीं बल्कि कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से ये मिलती है आपकी गंगा में। और कहाँ पर मिलती है ये आपके गंगा के पास? ये पटना में मिलती है आपकी। ठीक है, और ये इसको जो है उत्तरवाहिनी नदी भी बोलते हैं, सोन नदी को। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, सोन, कावेरी और गोदावरी। तो नर्मदा नदी जो ये सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है ये आपकी? ये गुजरात में है। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? विस्तृत भाग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मगन तट और गहरे सागरीय मैदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गहरे महासागरीय मैदान। तो महासागरीय निचले का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान। और दोस्तों अगर बात की जाए प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वो है आपका मैरियाना ट्रेंच। और कितने किलोमीटर गहरा है वो आपका मैरियाना ट्रेंच? मैरियाना ट्रेंच है आपका 11033 आपका गहरा मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच आपका प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन है, 1995, 1993, 1990 और 1991। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1993। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी आपका हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हैं आपके हाल ही में अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार मिश्र, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है। चार ऑप्शन है, ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, एस वुड्स समझौता और यूं थांट समझौता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है। कब हुआ था, 1944 में। और इसके अंतर्गत जो है आपका दो बैंकों का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। दोनों समझौतों के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसलिए जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को आपका क्या बोला जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि सार्क जो आपका संगठन है उसमें कौन से देश शामिल नहीं है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलेशिया। मलेशिया जो है आपका सार्क में सम्मिलित नहीं है। और सार्क की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को आपकी सार्क की स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। इसकी और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर, काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है सार्क का। अगर आपको जो है इसके देश याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी जो है आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। ये हो जाएगा AP अपनी MBBS, ठीक है। ए से हो जाएगा अपना अफगानिस्तान, P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, N से हो जाएगा, ये हो जाएगा N, ठीक है। तो ये जो है आप अपनी लिख दीजिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये हो जाएगा आपका नेपाल। I से हो जाएगा इंडिया, M से हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। और B से हो जाएगा आपका भूटान, और दूसरे B से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और S से हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। तो 4 देश इसमें शामिल है। ये आप नोट कर लीजिएगा, अपनी MBBS। तो ये सार्क देशों की आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के हैं, मतलब डीप हैं या नहीं, और आयोग से संबंधित हैं नहीं, ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। और इनमें आपके जो है खुद अगर आपने इसके आंसर लगाए होंगे तो आपका कितना काउंट बन रहा है इन नंबरों में, ये आप जरूर बता दीजिएगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आज कुछ क्वेश्चन थे, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ वो पसंद आ रही है या नहीं। तो मैं इनको जो है ज़रा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अपना प्यार और समर्थन दीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है हमको आप लोगों के लिए कार्य करने का मौका मिलता है। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो ये जो जितनी भी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो सारी व्यर्थ जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है जब तक आपके पेपर नहीं आते हैं तब तक के लिए मैं जो है डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।